जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में हम लेकर आए हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है भारत में जैव विविधता। भारत में जैव विविधता से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों ये बुक है दृष्टि IAS की, जो प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज की 6 सीरीज हैं, उनमें से ये बुक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है भारत में जैव विविधता। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है ऑपरेशन कच्छप। याद रखना क्या है ऑपरेशन कच्छप, किसके संरक्षण के लिए एक NGO की पहल है, यानी कि किसके संरक्षण के लिए। तो याद रखना ये ऑलिव रिडले समुद्री कच्छप, क्या नाम है, ऑलिव रिडले समुद्री कच्छप के लिए यह एक पहल है। और इस पहल की शुरुआत कब की गई, तो याद रखना इस पहल की शुरुआत कब की गई, तो इस पहल की शुरुआत 1998 में की गई। कब की गई, 1998 में। यह भी याद रखना सितंबर 1998 में की गई। किसकी पहल के लिए, ऑलिव रिडले समुद्री कच्छप के लिए यह एक पहल है, ऑलिव रिडले समुद्री कच्छप के लिए। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। ऑलिव रिडले समुद्री कच्छप के संरक्षण हेतु वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि WPSI नामक NGO द्वारा सितंबर 1998 में, कब, सितंबर 1998 में ऑपरेशन कच्छप की शुरुआत की गई। याद रहेगा ऑपरेशन कच्छप की शुरुआत 1998 में की गई। अगला ही पॉइंट है इसमें कि ऑलिव रिडले समुद्री कच्छप IUCN की रेड लिस्ट, यानी कि IUCN की रेड लिस्ट है, उसमें सुभेद्य, क्या नाम है, सुभेद्य या वल्नरेबल श्रेणी में आते हैं, या सुभेद्य याद रखना हिंदी में, और इंग्लिश में वल्नरेबल याद रखना श्रेणी में आते हैं। और इन्हें साइट्स के परिशिष्ट फर्स्ट में रखा गया है, जो साइट्स हैं उनके परिशिष्ट फर्स्ट में रखा गया है, ये भी याद रखना। क्या नाम है, ऑलिव रिडले समुद्री कच्छप। अगला पॉइंट है यह ओडिशा के तट पर विश्व के लगभग आधे ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं एवं देश के अधिकांश कछुओं टर्टल का आवास है। कहाँ पर, ओडिशा के तट पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है इंडस डॉल्फिन, क्या नाम है, इंडस डॉल्फिन, जो दुनिया का एक विरला या दुर्लभ स्तनपायी है, विरला या दुर्लभ स्तनपायी है, ये भी याद रखना। जो इंडस डॉल्फिन है वो एक स्तनपायी है। भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नदी में पाया जाता है। तो ये किस नदी में पाया जाता है, ब्यास नदी में पाया जाता है। किसमें, ब्यास नदी में पाया जाता है इंडस डॉल्फिन, याद रहेगा। और ये एक स्तनपायी है, यह भी याद रखना। जो इंडस डॉल्फिन है यह एक स्तनपायी है और ये ब्यास नदी में पाया जाता है, ये भी याद रखना। और ये दुर्लभ प्रजाति है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, यानी कि इंडस डॉल्फिन के बारे में। ये एक स्तनपायी है जो ब्यास नदी में पाया जाता है। इंडस डॉल्फिन का उद्भव 33 सागर से माना जाता है। जो इंडस डॉल्फिन है इसका उद्भव 33 सागर से माना जाता है। यह केवल सिंधु नदी के निचले भाग तथा ब्यास नदी में पाई जाती है। यह IUCN की संकटग्रस्त या इंडेंजर्ड श्रेणी में आते हैं। किसमें, इंडेंजर्ड या संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। कौन, इंडस डॉल्फिन, जो संकटग्रस्त श्रेणी में। याद रखना ये सिंधु नदी में और ब्यास नदी में पाए जाते हैं। एक ही नदी याद मत रखना, ब्यास नदी और सिंधु नदी दोनों को याद रख लेना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए, यानी कि जो पशु दे रखे हैं, पशु इन पर विचार कीजिए। 3 पशु दे रखे हैं और उसमें से पूछा है कि भारत में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। भारत में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं, कौन पाए जाते हैं स्वाभाविक रूप से। तो खारे पानी का मगर, जो खारे पानी का मगर है वो भारत में पाया जाता है। और सिनो लेपर्ड ये पाए जाते हैं। खारे पानी का मगर और सिनो लेपर्ड ये पाए जाते हैं। और ये जगुआर ये कहाँ पाया जाता है, ये पश्चिमी गोलार्ध अमेरिका या मैक्सिको में पाया जाता है। अमेरिका मैक्सिको में पाया जाता है। हमसे पूछा है भारत का, तो भारत में खारे पानी का मगर और स्नो लेपर्ड पाया जाता है। तो याद रखना इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा, 2 और 3, ऑप्शन सी राइट होगा आंसर। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त में से सिनो लेपर्ड या एवं खारे पानी का मगरमच्छ स्वाभाविक रूप से भारत में पाए जाते हैं। जगुआर की बात करें तो जगुआर मूलतः पश्चिमी गोलार्ध में मैक्सिको और अमेरिका के सीमावर्ती क्षेत्र तथा मध्य व दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वनों में पाए जाते हैं। जो दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों में पाए जाते हैं। कौन, जगुआर की बात करें तो जगुआर IUCN की संकट के नज़दीक सूची में आते हैं।
किसके संकट के नज़दीक सूची में आते हैं। इसकी और आगे व्याख्या देख लेते हैं। आगे व्याख्या में देखा है, जगुआर को याद रखना, जगुआर है वो संकट के नज़दीक है IUCN की रेड लिस्ट में। यह है हमारा हिम तेंदुआ, जिसे सिनो लेपर्ड कहते हैं, इसे सिनो लेपर्ड कहते हैं, हिम तेंदुआ। मुख्यतः जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिंदू कुश और पामीर और हिमाचल रेंज में पाया जाता है। यह अत्यधिक ठंडे स्थानों -40 डिग्री सेल्सियस में भी रह सकता है। IUCN की सुवेद्य श्रेणी में यह BU वल्नरेबल के अंतर्गत आता है। यह हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है कौन सा? सिनो लेपर्ड या सिनो लेपर्ड, जिसे हिम तेंदुआ कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दे रखे हैं और इनमें से पूछा हुआ है कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? पहला है, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। जो एशियाई शेर है वो प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है। तो दोस्तों ये कथन हमारा सही है। जो एशियाई शेर है ये भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गिर नेशनल पार्क में। गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं और ये गुजरात में स्थित है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है और यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। अगला है, 2 कुवड़ वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। यहाँ पर देखा है प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो ये एक बात याद रखना, ये 2 कुवड़ वाला ऊँट भारत के लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये मंगोलिया में पाया जाता है। कहाँ? मंगोलिया में पाया जाता है, चीन में पाया जाता है, चाइना में। सिर्फ भारत में नहीं पाया जाता है, लेकिन भारत के लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ दे दिया है। अगला है, एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। यहाँ पर भी इसमें सिर्फ आ गया। दोस्तों इसमें भी सिर्फ आया। ये एक सींग वाला गैंडा है, ये प्राकृतिक रूप से मुख्यतः भारत में पाया जाता है और नेपाल में भी पाया जाता है। हाँ याद रहेगा, नेपाल में पाया जाता है। नेपाल के अलावा ये भूटान और बांग्लादेश में भी पाया जाता है, लेकिन हमारे कथन में क्या दे दिया? सिर्फ दे दिया। तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ये दोनों गलत हो गए, लेकिन हमारा पहला एक ही सही है, केवल एक सही है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। याद रहेगा, ऑप्शन ए राइट होगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है कि एशियाई शेर यह IUCN की रेड डाटा बुक में शामिल है। प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। एशियाई शेर है, भारत में गिर नेशनल पार्क गुजरात में इसका प्रमुख आवासीय क्षेत्र है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे संरक्षण प्राप्त है। किसे? एशियाई शेर को। अतः हमारा कथन एक तो सही हो गया। अगला है, 2 कुवड़ वाला ऊँट भारत यानी कि लद्दाख क्षेत्र में भारत के अतिरिक्त मंगोलिया, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्की, रूस तथा तुर्कमेनिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। सिर्फ भारत में नहीं पाया जाता, उसके अलावा और भी देशों में पाया जाता है। कौन सा? 2 कुवड़ वाला ऊँट। याद रहेगा, 2 कुवड़ वाला ऊँट। अगला है, एक सींग वाला गेंडा प्राकृतिक रूप से मुख्यतः भारत व नेपाल में पाया जाता है। याद रहेगा, जो प्राकृतिक रूप से पूछा जाए तो यह मुख्यतः भारत और नेपाल में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त भी यह भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी पाया जाता है। इन 3 देशों को भी याद रखना, लेकिन मुख्यतः भारत और नेपाल में पाया जाता है, लेकिन सिर्फ भारत में नहीं पाया जाता है। ये बात तो याद रखना। कौन सा? एक सींग वाला गेंडा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, समुद्री कच्छपों की कुछ प्रजातियां शाकभक्षी होती हैं। यानी कि जो समुद्री कछुए होते हैं उनकी कुछ प्रजातियां शाकभक्षी होती हैं और कुछ प्रजातियां कैसी होती हैं? सर्वाहारी भी होती हैं। तो दोस्तों ये वाला हमारा कथन क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कुछ प्रजातियां शाकभक्षी भी होती हैं। अगला कथन है, मछली की कुछ प्रजातियां शाकभक्षी होती हैं। जो मछली होती हैं उनकी भी कुछ प्रजातियां क्या होती हैं? शाकभक्षी होती हैं। इसे भी याद रखना। अगला है, समुद्री स्तनपायियों की कुछ प्रजातियां शाकभक्षी होती हैं। जो समुद्री स्तनपायी हैं उनकी भी प्रजातियां स्तनपायी होती हैं, शाकभक्षी होती हैं। तो ये भी कथन सही है। अगला है, सांपों की कुछ प्रजातियां सजीव प्रजक होती हैं। तो दोस्तों ये भी कथन सही है। जो सांप होते हैं उनकी कुछ प्रजातियां सजीव प्रजक होती हैं।
तो दोस्तों इसमें तो चारों कथन हमारे ठीक हैं, याद रहेगा ये चारों शाकभक्षी और सजीव प्रजक हैं। इसमें कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी आंसर राइट होगा। दोस्तों आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं इन चारों के बारे में विस्तार से। दोस्तों चारों ऑप्शन को व्याख्या से पढ़ लेते हैं विस्तार से। पहला है समुद्री कच्छपों की कुछ प्रजातियां शाकभक्षी तथा कुछ प्रजातियां सर्वाहारी होती हैं। याद रहेगा कुछ जो समुद्री कच्छप होते हैं उनकी कुछ प्रजातियां शाकभक्षी होती हैं, कुछ सर्वाहारी होती हैं, जिसमें सेलोनियोमियाडिस प्रजाति मुख्यतः शैवाल और समुद्री घासों पर निर्भर होती है। याद रहेगा एक प्रजाति का नाम भी याद रख लेना जो है सेलोनियोमियाडिस प्रजाति मुख्य शैवाल और समुद्री घासों पर निर्भर रहती है, इसलिए कथन फर्स्ट सही है। अगला है शाकाहारी मछलियाँ ऐसी मछलियाँ हैं जो पौधों पर निर्भर रहती हैं। शाकाहारी मछलियाँ कैसी हैं? जो पौधों पर निर्भर रहती हैं, जैसे सर्जन फिश, पैरट फिश। महासागरों में लाखों जीव निवास करते हैं जिनमें ज़्यादातर मांसाहारी होते हैं। इन जीवों में से कुछ जीव जैसे मैनेटस तथा डगोंग शाकाहारी होते हैं। ये समुद्री पौधे और शाक खाते हैं, इसलिए दोनों कथन सही है, 2 और 3। अगला है अधिकांश सर्प अंडे देते हैं। अधिकांश सर्प अंडे देते हैं, जबकि सांपों की कुछ प्रजातियां जैसे ग्रीन एनाकोंडा, बोआ कंस्ट्रिक्ट बच्चे का जन्म देते हैं। यानी कि एनाकोंडा और बोआ कंस्ट्रिक्शन ये दोनों क्या हैं? बच्चों को जन्म देते हैं, अतः हमारा 4 कथन सही है। अगला प्रश्न है वन्य प्राणी और प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं? प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं और पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित है। वन्य प्राणी और प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो पहला है हमारा नीले मीन पक्ष वाली महासीर। जो नीले मीन पक्ष वाली महासीर है ये कावेरी नदी में पाई जाती है, बिल्कुल याद रहेगा। अगला है इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में पाई जाती है। कौन सी? इरावदी नदी। तो ये तो सही सुमेलित नहीं है, ये चंबल नदी में नहीं पाई जाती, बंगाली खाड़ी में पाई जाती है। अगला है मोरचाव रस्टी या चित्तीदार बिल्ली। मोरचाव रस्टी या चित्तीदार बिल्ली ये पूर्वी घाट में है। कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट, याद रहेगा ये पूर्वी घाट में पाई जाती है। तो दोस्तों ये भी सही सुमेलित है, ये भी सही सुमेलित है। 1 और 3 हमारे सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी राइट होगा, आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। व्याख्या देख लेते हैं विस्तार से इस प्रश्न को। नीले मीन पक्ष वाली महासीर एक मछली है जो भारत, मलेशिया तथा इंडोनेशिया आदि देशों में पाई जाती है। भारत में यह मुख्यतः नर्मदा और कावेरी नदी में पाई जाती है, इसलिए युग्म 1 सुमेलित है। अगला है इरावदी डॉल्फिन या और केला ब्रेविरोस्टिस समुद्र के तटों के पास बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशियाई की नदियों और समुद्र तटों में निकटवर्ती उपखंडों में पाई जाने वाली समुद्री डॉल्फिन की एक यूरीहेलाइन प्रजाति है। इस प्रजाति का नाम म्यांमार बर्मा की प्रमुख नदी इरावदी के नाम पर पड़ा है। जो म्यांमार की एक नदी है इरावती के नाम पर इस प्रजाति का नाम पड़ा है, अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है। अगला है मोरचाव चित्तीदार बिल्ली। जो मोरचाव चित्तीदार बिल्ली है ये प्रियोनेलुरस या रुबिजिनोसस बिल्ली परिवार के सबसे छोटे सदस्यों में से एक है। यह भारत के पूर्वी घाट, श्रीलंका तथा नेपाल के पश्चिमी तराई इलाके में पाई जाती है। याद रहेगा श्रीलंका, पूर्वी घाट, नेपाल और पश्चिम तराई इलाकों में पाई जाती है क्या? मोरचाव चित्तीदार बिल्ली। अगला प्रश्न है रेड सैंडर्स। जो रेड सैंडर्स है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेड सैंडर्स यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है। कौन सी? एक वृक्ष जाति है। तो दोस्तों ये एकदम सही है, यह रक्त चंदन है। रेड सैंडर्स ये रक्त चंदन है, जो दक्षिण भारत में पाई जाने वाली एक वनस्पति है। अगला यह दक्षिण भारत के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखना ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क आर्द्र पर्णपाती, याद रहेगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क आर्द्र पर्णपाती महत्वपूर्ण वृक्षों में एक है।
क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में एक है, किसके, ना कि वर्षावन की। तो दोस्तों इसलिए गलत हो जाएगा कि इसमें वर्षावन दे दिया गया, और है क्या, शुष्क आर्द्र पर्णपाती। याद रहेगा, पहला कथन इसमें सही है, तो ऑप्शन 1 राइट होगा ये। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं या विस्तार से देख लेते हैं इन दोनों कथनों को। इसको विस्तार से देख लेते हैं कि रेड सैंडर्स रक्त चंदन दक्षिण भारत में पाई जाने वाली एक वनस्पति। यह प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत के दक्षिण पूर्वी भागों में पाई जाती है। विशेष रूप से पालकोंडा शेषाचलम श्रेणी इसके लिए प्रसिद्ध है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क आर्द्र पर्णपाती वन है। याद रहेगा कैसे हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क आर्द्र पर्णपाती वन है। कौन से, रेड सैंडर्स। इनका उपयोग चिकित्सा, डाई बनाने तथा प्राच्य संगीत यंत्र बनाने में किया जाता है। इनका अवैध व्यापार होता है। यह स्थानिक तथा संकटग्रस्त ईएन है, यानी कि जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें स्थानिक और संकटग्रस्त हैं। इसलिए कथन 1 सही है जबकि 2 गलत है। याद रहेगा। अगला है रेड सैंडर के बारे में याद रखना, ये एक रक्त चंदन जो दक्षिण भारत में पाई जाती है और ये एक वनस्पति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो वो है गंगेटिक डॉल्फिन या गंगा की डॉल्फिन। गंगेटिक डॉल्फिन या गंगा की डॉल्फिन ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जिसे 5 अक्टूबर 2009 को गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया है। कब याद रखना, 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। तो वो कौन है, तो याद रखना वो साधारण मैना होते हैं। कौन होते हैं, साधारण मैना होते हैं जो इनको पकड़ते डोलते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। याद रखना ये साधारण मैना होते हैं, कीट पक्षी खाते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चित्रित बलाक, जो चित्रित बलाक दे रखा है इसमें ऑप्शन में, चित्रित बलाक अथवा सारस पानी में चलने वाली वेडिंग बर्ड सारस कुल का एक बड़ा पक्षी है जो हिमालय के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप एवं विस्तारित रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई के आर्द्र मैदानों में पाया जाता है। साधारण मैना भारतीय उपमहाद्वीप के संपूर्ण भूभाग पर पाई जाती है। ग्रामीण इलाकों में यह प्रजाति जानवरों के पीछे पीछे झुंड बनाकर चलती है ताकि जानवरों के विक्षोभ में अस्थिर होने वाले कीटों का भक्षण कर सके। याद रखना कौन, साधारण मैना। अगला प्रश्न है, गंगा नदी डॉल्फिन। गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में हिरास के लिए शिकार चोरी के अलावा क्या संभव कारण है, यानी कि गंगा नदी की डॉल्फिन है इसके जो विस्तार में हिरास या कमी आ रही है, इस शिकार और चोरी के अलावा इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला है नदियों पर बांधों और बैराजों का निर्माण। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, नदियों पर बांध बनने से और जो बैराज बनने हैं इनसे गंगा नदी डॉल्फिन है उसमें कमी आ रही है। दूसरा है मगरमच्छों में नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि। दोस्तों आपको बता दें कि जो मगरमच्छ है इनमें वृद्धि नहीं कमी आ रही है, क्या आ रही है, कमी, ना कि वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों ये वाला तो हमारा गलत हो जाएगा। अगला है संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना। एकदम सही है, जब मछली पकड़ने के जाल डाले जाते हैं तो उसमें भी ये गंगा नदी की डॉल्फिन फंस जाती है, तो उससे इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला है नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों ये भी सही है, जो आसपास के नदियाँ खेत हैं उनमें से जो उर्वरक या जैव रसायनों का इस्तेमाल होता है उनसे इनकी मृत्यु होती है। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 3, 4 इसमें हमारे ठीक है, लेकिन दूसरा गलत है। 1, 3, 4 ऑप्शन सी में दे रखे हैं, तो ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों इन चारों विकल्प के बारे में विस्तार से व्याख्या में देख लेते हैं। शिकार एवं चोरी के अलावा गंगा डॉल्फिन की समष्टि में हिरास के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। क्या क्या कारण है। पहला है प्रदूषण औद्योगिक अपशिष्ट एवं नदियों के आसपास के क्षेत्रों में प्रयुक्त संश्लिष्ट
उर्वरक एवं कृषि रसायनों के कारण इनके ऊतकों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा अनेक रासायनिक गंगा डॉल्फिन की जनन क्षमता पर भी नकारात्मक असर डालते हैं, तो इसलिए कम हो रहे हैं। दूसरा है, मछली पकड़ने के लिए प्रयुक्त जालों एवं हुकों में फंसकर भी अनेक गंगा डॉल्फिन की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि गंगा डॉल्फिन एक स्तनधारी है। कैसा है? स्तनधारी। ये भी पॉइंट याद रखना, कभी आ जाए तो गंगा डॉल्फिन क्या है, तो ये एक स्तनधारी है, स्तनधारी जीव है। अतः प्रत्येक 5 से 7 मिनट में श्वास लेने के लिए उसे पानी से बाहर आना पड़ता है। चूँकि गंगा डॉल्फिन अंधी होती है, अतः वह ध्वनि तरंगों की सहायता से अपना रास्ता एवं शिकार ढूंढती है। वर्तमान में गंगा नदी क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए नायलॉन से बने जालों का प्रचलन बढ़ रहा है, जो ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर लेता है। अतः गंगा डॉल्फिन को इन जालों का पता नहीं चल पाता, वह उसमें फंस जाती हैं। ये भी पॉइंट याद रखना। अगला है, जिन क्षेत्रों में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है वहाँ मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि नहीं है, बल्कि कमी दर्ज की गई है। इस कमी का कारण भी उपयुक्त बिंदु है, यानी कि जो कमी हो रही है इसका भी उपयुक्त कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या किनमें सिंह पुंछी बानर, कौन क्या नाम है, सिंह पुंछी बानर या मेकॉन्ग अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? सिंह पुंछी बानर या मेकॉन्ग अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है प्राकृतिक आवास में? तो ये पाया जाता है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाता है। कहाँ कहाँ याद रखना, सिंह पुंछी बानर या मेकॉन्ग ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में पाया जाता है, 3 राज्यों में पाया जाता है। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सही ऑप्शन ए होगा। 1, 2, 3। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। मेकॉन्ग भारत के पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तरी भाग में, अंशी घाट कर्नाटक से दक्षिण में, कलाक्कड़ पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की स्थानिक प्रजातियाँ हैं, जो कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्य में पाई जाती हैं। यद्यपि यह प्रजाति अन्य बिखरे हुए स्वरूप में संपूर्ण पश्चिमी घाट पर्वत में विस्तारित है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार आंध्र प्रदेश में नहीं है, बल्कि यह पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है। अतः आंध्र प्रदेश में यह मेकॉन्ग नहीं पाया जाता है। याद रखना, आंध्र प्रदेश अगर ऑप्शन में आए तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाता है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल इसे मेकॉन्ग का सबसे बड़ा निवास स्थल मानते हैं। याद रखना ये भी पॉइंट, मेकॉन्ग का सबसे बड़ा निवास स्थल कौन सा है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल। ये सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी वनों में रहते हैं। यह मनुष्य के संपर्क से बचते हैं, अतः विकल्प ये हमारा सही है। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी कि ये 4 दे रखे हैं, इन पर विचार करना है और पूछा है उपरोक्त में से कौन सा भारत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। भारत की बात हो रही है। तारा कछुआ ये भारत में पाया जाता है, बामन सुअर ये भी भारत में पाया जाता है, मॉनिटर छिपकली ये भी भारत में पाई जाती है, स्पाइडर बानर यह भारत में नहीं पाया जाता। यह कहाँ पाया जाता है? ये मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका में, मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। हाँ, मध्य एवं दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कौन? स्पाइडर बानर। तो तारा कछुआ, बानर, बामन सुअर और मॉनिटर छिपकली ये भारत में पाई जाती है। तो इस प्रकार 1, 2, 3 ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। तारा कछुआ भारत में अर्ध शुष्क झाड़ीदार घास भूमि की स्थानीय प्रजाति है। यह निम्न बंगाल को छोड़कर लगभग संपूर्ण देश तथा विस्तारित रूप से पाकिस्तान के सिंध एवं श्रीलंका में भी पाया जाता है। मॉनिटर छिपकली की बात करें तो ये एक विशालकाय सरीसृप है। कौन? मॉनिटर छिपकली, जो प्राकृतिक रूप से भारतीय प्रायद्वीप, अफ्रीका, ओशेनिया में निवास करती है। याद रहेगा, अफ्रीका है, ओशेनिया में निवास करती है। बामन सुअर इसे पिग्मी हॉग, बामन सुअर या पिग्मी हॉग सुअर की एक दुर्लभ प्रजाति है। यह प्रजाति भारत के पूर्वोत्तर राज्य भूटान, नेपाल में पाई जाती है। स्पाइडर बानर मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी मैक्सिको से ब्राज़ील तक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। क्या? स्पाइडर बानर। याद कर लेना चारों के बारे में।
अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। घड़ियाल है, चर्मपीठ या कुरमू या लेदरबैक टर्टल और अनूप मृग। और इसमें से पूछा हुआ है निम्न उपयुक्त में से कौन संकटापन्न है, इनमें से कौन संकटापन्न है। तो दोस्तों घड़ियाल है, चर्म पीठ कुरमु या लेदरबैक टर्टल और अनूप मृग, ये तीनों क्या है, ये तीनों संकटापन्न है, ये तीनों संकटापन्न है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। भारत संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या के मामले में उच्च स्थान पर बना हुआ है। इसमें घड़ियाल, चर्मपीठ कुरमु, लेदरबैक टर्टल तथा अनूप मृग भी शामिल है। याद रहेगा तीनों इसमें शामिल है, लेदरबैक टर्टल, अनूप मृग और घड़ियाल तीनों शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है, यानी कि कौन इसके अंतर्गत आता है। तो पहला है ग्रेट इंडियन बस्टर। क्या है ग्रेट इंडियन बस्टर? कस्तूरी मृग, लाल पांडा, एशियाई वन्य गधा, ये चारों संकटापन्न में आते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा, ये चारों किस में आते हैं, संकटापन्न में आते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन इसमें तो राइट हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प ए के सभी जीव नाम था ग्रेट इंडियन बस्टर, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, एशियाई वन्य गधा संकटाग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में आते हैं। याद रहेगा ग्रेट इंडियन बस्टर, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और क्या है एशियाई वन्य गधा, ये चारों क्या हैं हमारे, ये चारों संकटापन्न में। दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी कि चार दे रखे हैं हमारे कथन, उसमें से पूछा है भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। भारत में प्राकृतिक रूप से कौन कौन पाए जाते हैं। तो पहला है काली गर्दन वाला सारस, इसे कृष्णग्रीव सारस कहते हैं। काली गर्दन वाला सारस या कृष्णग्रीव सागर, ये भारत में पाया जाता है प्राकृतिक रूप से। अगला है चीता जो है वो भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। ये चीता को याद रखना, ये भारत में नहीं पाया जाता है। अगला है उड़न गिलहरी यह कंदाली, ये भारत में पाई जाती है। और अगला है हमारा हिम तेंदुआ, ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, यानी कि स्नो लियोपर्ड, ये भारत में पाया जाता है। उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं और इन दोनों के बारे में अभी पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों इसमें तो हमारे पहला, तीसरा और चौथा कथन इसमें राइट है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अगर इसमें व्याख्या देख लेते हैं, भारत में संकटाग्रस्त पक्षी वर्ग प्रजातियों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन क्रेन, सोहन चिरैया, जैसे सोन चिरैया कहते हैं, ग्रेट एट जूटेड स्टार्क, जबकि संकटाग्रस्त प्राणियों में हंगुल, भारतीय जंगली गधा, बाघ, लाल पांडा, एशियाई हाथी, नीलगिरी ताहर आदि हैं तथा कई प्राणी विलुप्त हो गए जैसे डोडा पक्षी, गुलाबी सिर वाली बत्तख, भारतीय चीता, पहाड़ी बटेर, ये क्या है विलुप्त प्राय प्रजाति हैं। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बलुई और लवणीय क्षेत्र के एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु जाति को कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, यानी कि ये पशु कौन सा है, तो ये भारतीय वन्य गधा है। क्या है, भारतीय वन्य गधा है, याद रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय वन्य गधा विश्व के सबसे मजबूत जानवरों में से एक है। यह मरुस्थल में बिना किसी आश्रय के 48 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा तापमान में लंबे समय तक सूखे की स्थिति में जिंदा रह सकता है, जहां अन्य जानवर जीवित नहीं रह पाते। इनकी संख्या में कमी इसके प्राकृतिक आवास के नष्ट होने के कारण दर्ज की जा रही है, जिसका प्रमुख कारण कृषि हेतु भूमि विस्तार है। याद रहेगा ये भी पॉइंट। अगला प्रश्न है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूचियों में सम्मिलित की जाती हैं। तो क्या क्या इसमें सूची सम्मिलित की जाती हैं। पहला है जैव विविधता के
प्रखर स्थल हॉट स्पॉट में विद्यमान स्थानिक पौधे और पशु जातियों की। स्थानिक की बात होगी दोस्तों, इसमें स्थानिक नहीं, ये लुप्त होती है। क्या होती है? लुप्त प्रजातियों को रेड डाटा सूची में संकटग्रस्त पौधे और जातियों को शामिल किया जाता है, ना कि हॉटस्पॉट स्थलों को। जो IUCN की रेड डाटा बुक है, इसमें हॉटस्पॉट स्थलों को सूची में शामिल नहीं किया जाता है। जैसे संकटग्रस्त हैं या फिर लुप्त प्राय हैं, इनको शामिल किया जाता है, ना कि हॉटस्पॉट स्थलों को। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। अगला है संकटग्रस्त पौधे एवं पशु जातियों की सूची। तो दोस्तों ये सही है, जो संकटग्रस्त है पौधे और पशु जातियों की सूची को शामिल किया जाता है। अगला है विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। बताया आपको, पौधे और पशु जातियों की संकटग्रस्त सूची तैयार की जाती है, ना कि हॉटस्पॉट और संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। दोस्तों इसमें केवल 2 ऑप्शन राइट है, केवल 2 सही है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। व्याख्या देख लेते हैं, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। IUCN प्रकृति संरक्षण के संदर्भ में विकास गतिविधियों के कारण लुप्त होती जीव वनस्पति प्रजातियों की खोज, उनसे संबंधित अनुसंधान तथा उनके संरक्षण हेतु विशेष जानकारियां प्रदान कर विभिन्न देशों एवं संगठनों की सहायता करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। यह संगठन प्रति वर्ष रेड डाटा सूची जारी करता है। इस सूची में विश्व के सभी भागों एवं सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के संकटग्रस्त पौधे एवं प्राणी जातियों को शामिल किया जाता है। जैव विविधता के प्रखर स्थल हॉटस्पॉट कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जारी किए जाते हैं तथा विभिन्न देशों की प्रकृति एवं प्राकृतिक स्थलों की सूची यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है। याद रहेगा, यह यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है हॉटस्पॉट वाली, और ये प्राकृतिक स्थलों की सूची। और जो रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है वो पेड़ पौधों और प्रजातियों के लिए जारी की जाती है, उनके संकटग्रस्त के। अगला प्रश्न है सिंधु नदी डॉल्फिन से संबंधित है। 3 कथन दे रखे हैं सिंधु नदी डॉल्फिन के बारे में। सिंधु नदी डॉल्फिन, जो सिंधु नदी डॉल्फिन, यह केवल सिंधु नदी की मुख्य धारा में ही पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मुख्य नदी की धारा में पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखना, यह केवल, यहाँ पर लग गया केवल, सिंधु नदी की मुख्य धारा में पाई जाती है, तो ये गलत हो जाए। क्यों? यह सिंधु नदी के अलावा ब्यास नदी में भी पाई जाती है। कहाँ पर? ब्यास नदी में भी पाई जाती है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। अगला है इसे जम्मू और कश्मीर का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। किसका? जम्मू और कश्मीर का। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी पॉइंट याद रखना, इसे जम्मू और कश्मीर का नहीं बल्कि पंजाब का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया। किसे किया गया? सिंधु नदी डॉल्फिन को। ये भी पॉइंट याद रखना। अगला है, ये गलत हो जाएगा। अगला है यह IUCN की संकटापन्न प्रजातियों की लाल सूची में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध। तो दोस्तों ये सही है, क्योंकि ये संकटापन्न प्रजातियों की लाल सूची में संकटग्रस्त रूप से सूचीबद्ध है। तो दोस्तों इसमें केवल 3 ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। पंजाब राज्य सरकार ने सिंधु नदी डॉल्फिन की राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। जो सिंधु नदी डॉल्फिन है, इसे पंजाब राज्य ने राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। सिंधु नदी डॉल्फिन केवल पाकिस्तान में सिंधु नदी की मुख्य धारा तथा भारत में ब्यास नदी में पाई जाती है। याद रहेगा, सिंधु नदी डॉल्फिन सिंधु नदी और ब्यास नदी में पाई जाती है। यह IUCN की संकटापन्न जातियों की लाल सूची में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय CITES के परिशिष्ट फर्स्ट के अंतर्गत सूचीबद्ध होने के कारण इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूर्ण रूप से बंधित है। अगला प्रश्न ये एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दे रखा है, आपको उसको अच्छे से इसे मन में बिठा लेना है। पहला है 1986 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। किसे? कब? 1986 में।
बाद में 1989 में इसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा मिला था। आरक्षित क्षेत्र का दर्जा कब मिला था? 1989 में। यह एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें 21 द्वीपों का समूह शामिल है। उद्यान की 3 स्पष्ट समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियाँ हैं, जैसे प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री घास, मैंग्रोव, जिनके साथ क्षारीय दलदल और शैवाल समुदाय, उष्णकटिबंधीय सूखी चौड़ी पत्तियाँ वाले वन और ज्वारनदमुख और समुद्र तट मिलकर उद्यान की सुंदरता को बढ़ाते हैं। यह उद्यान है, ये ऊपर जो दे रखा है जिसे 1986 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, ये किस राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है? तो याद रखना, ये मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात हो रही है। किसकी? मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान। और एक बात याद रखना, जो मन्नार की खाड़ी है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में पाई जाती है। ये भी पॉइंट याद रखना। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं और इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या में दे रखा है कि विकल्प बी सही है। तो जो उपरोक्त हमने वाक्य पढ़ा था, 1986 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, तो वो किसके बारे में था? मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान के बारे में था। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित पादपों और जीवों की प्रजातियों को उनके संबंध आवासों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी कि उनके आवास दे रखे हैं और इधर प्रजाति दे रखे हैं और हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। पहला है हमारा फ्लाइंग स्क्विरल। जो फ्लाइंग स्क्विरल है ये नामदफा में पाई जाती है। कहाँ पाया जाता है? नामदफा में। अगला है शार्क, ये पुद्दुचेरी में पाया जाता है शार्क। अगला है व्हाइट टूथेव सीब्र, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अंडमान एवं निकोबार में, याद रहेगा। अगला है हंगुल कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। हंगुल जम्मू कश्मीर पाया जाता है, याद रहेगा। इन चारों को एक क्रम याद कर लेना। इनके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। विकल्प यहाँ पर बी सही दे रखा है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। अगला है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में वृक्षों पर पाई जाने वाली फ्लाइंग स्क्विरल रात में क्रियाशील रहने वाली भारत की गिलहरी है। फ्लाइंग स्क्विरल जिसे रात में क्रियाशील रहती है, जो भारत की गिलहरी है। कहाँ पाई जाती है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN में पुद्दुचेरी शार्क को गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। पुद्दुचेरी में पाई जाती है शार्क, ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना। और ये शार्क है वो IUCN की रेड डाटा बुक में कैसी है? संकटापन्न सूची में शामिल है। अगला है सफ़ेद दांतेदार छछूंदर अंडमान एवं निकोबार में, जिसे व्हाइट टूथेव कहते हैं सीब्र, उसे ही सफ़ेद दांतेदार छछूंदर कहते हैं। व्हाइट टूथेव सीब्र अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं तथा ये रात में क्रियाशील होते हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र में पेड़ की पत्तियों के ढेर एवं पत्थरों की दरार में रहते हैं। और हंगुल की बात करें, हंगुल जम्मू कश्मीर के दाचिंगम अभ्यारण्य में पाए जाते हैं हंगुल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है IUCN की संकटग्रस्त श्रेणियों को निम्नलिखित में से कौन से कथन सही रूप से व्याख्यात करते हैं? IUCN की संकटग्रस्त श्रेणियों के बारे में दे रखा है। उसमें क्या है? जाति के अंतिम समय की समाप्ति, मृत्यु पर जब कोई शंका ना रहे तो इसे वन्य रूप से विलुप्त श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। कैसी दी जाती है? वन्य रूप से श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है वन्य, तो दोस्तों ये वन्य नहीं होना चाहिए था, खाली विलुप्त श्रेणी की संज्ञा दी जाती है, तो इसलिए तब ये सही हो जाता, लेकिन अब गलत हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा है जाति के सभी सदस्यों को किसी निश्चित आवास से पूर्ण रूप से समाप्ति को विलुप्त श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। पूर्ण रूप से समाप्ति की, तो और इसमें पूर्ण रूप से विलुप्त श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। तो समाप्ति की पूर्ण रूप से कब दी जाएगी? वन में समाप्ति। अगर यहाँ पर वन में समाप्ति होता तब ये सही हो जाता, तो दोस्तों इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगला है जाति के सदस्य किसी जोखिम की वजह से भविष्य में लुप्त होने के कगार पर हो तो इसे नष्ट होने योग्य श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों ये वाला सही हो जाएगा। अगला है जाति जो समाप्त होने जैसी प्रतीत हो
तो उसे कम जोखिम श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। यानी कि प्रतीत होती हो, समाप्त होने जैसी प्रतीत होती हो तो उसे कम जोखिम श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों ये भी सही है। इसमें 3 और 4 सही हैं और 1 और 2 गलत हैं, तो ऑप्शन बी राइट होगा। व्याख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। जाति के अंतिम समय की समाप्ति, मृत्यु पर जब कोई शंका ना रहे तो इसे विलुप्त श्रेणी कहा जाता है। अतः कथन 1 गलत है। क्या कहा जाता है? इसे विलुप्त श्रेणी कहा जाता है, ना कि वन्य रूप से विलुप्त कहा जाता है, वन्य रूप में विलुप्त। अगला है, जाति के सभी सदस्यों का किसी निश्चित आवास से पूर्ण रूप से समाप्ति को वन में विलुप्त कहा जाता है। यानी कि पूर्ण से समाप्त हो तो वन में विलुप्त, और उसमें दे रखा था समाप्ति को विलुप्त श्रेणी की संज्ञा दी जाती, तो इसलिए 2 भी गलत हो जाएगा, 2 भी गलत हो जाएगा। और ये दोनों आप इनको ऐसे ही पढ़ लेना, इन्हें ये दोनों सही है, तो ये व्याख्या में नहीं दे रखे हैं, तो इनको ऐसे ही देख लेना गौर से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं पूछा हुआ है। तो पहला है संकटग्रस्त। संकटग्रस्त में क्या आएगा? पिग्मी हॉग। जो पिग्मी हॉग है वो IUCN की रेड डाटा बुक में क्या है? संकटग्रस्त है। अगला है संकटग्रस्त कृष्ण मृग। कृष्ण मृग की बात करें तो ये कैसा है? ये कम चिंतनीय है। कैसा है? कृष्ण मृग कम चिंतनीय है, कम चिंतनीय है, याद रहेगा, कम चिंतनीय है क्या? कृष्ण मृग। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सही सुमेलित नहीं होगा। अगला है विलुप्त लाल पांडा। लाल पांडा कैसा है? तो ये कैसा है? संकटग्रस्त है। लाल पांडा संकटग्रस्त है, तो दोस्तों ये भी सही सुमेलित नहीं है। अगला है कम चिंतनीय। मरुस्थलीय बिल्ली कम चिंतनीय, तो दोस्तों ये सही है, ये सही है। मरुस्थलीय बिल्ली कैसी है? कम चिंतनीय। तो दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में 2 और 3 सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन की बात करें तो इसमें से 2 और 3 सिर्फ कहीं नहीं दे रखे हैं, तो कहाँ पर दे रखे हैं? 2 और 3 यहाँ पर दे रखे हैं ऑप्शन सी में। लेकिन एक बात याद रखना है, यहाँ पर ऑप्शन 4 है वो क्या है? हमारा सही सुमेलित है, ये सही सुमेलित है, लेकिन हमें आंसर लगाना है ऑप्शन सी। क्यों? इसमें 2 और 3 ऑप्शन दे रखे हैं साथ में, तो इसलिए ऑप्शन तो हमारा केवल सी होगा। केवल 2 और 3 और 4 भी साथ में लगाना पड़ेगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संकटग्रस्त इंडर लाल पांडा है, हमारा कम चिंतनीय मरुस्थलीय बिल्ली है, कम चिंतनीय कृष्ण मृग है, और पिग्मी हॉग ये कैसा है? संकटग्रस्त है। अगला प्रश्न है बोनेट मैकाक। बोनेट मैकाक प्रजाति के बंदरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या नाम है? बोनेट मैकाक बंदर की प्रजाति है बोनेट मैकाक। 2 कथन दे रखे हैं, दोनों को देख लेते हैं। पहला कथन है, यह प्रायद्वीपीय भारत विशेषकर आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में पाया जाता है। याद रखना, ये इन्हीं राज्यों में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश है, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पाया जाता है। अगला है इसमें कथन, पालनी पहाड़ियों में बहुआयात में पाई जाने वाली इस प्रजाति के बंदरों को IUCN की रेड लिस्ट में अति संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। कैसी? अति संकटग्रस्त। तो दोस्तों आपको बताना है ये अति संकटग्रस्त नहीं है, ये वल्नरेबल है। कैसी है? वल्नरेबल है, वल्नरेबल सूची में रखा गया, ना कि अति संकटग्रस्त में रखा गया, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें केवल एक ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? एक, केवल एक सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। IUCN द्वारा बोनेट मैकाक प्रजाति के बंदरों को सुभेद्य या वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी 2 कथन दे रखे हैं और पूछा हुआ है कौन सा कथन इसमें सही है। पहला है, स्थलीय जैव विविधता की तुलना में महासागरीय जैव विविधता अधिक है। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो स्थलीय जैव विविधता है वो महासागरीय जैव विविधता से कितने अधिक है? लगभग 25 गुना। कितनी? 25 गुना अधिक है ये वाली, ना कि ये वाली अधिक है। तो दोस्तों ये वाला क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसमें तुलना कर दी गई है इसकी और इसकी, इसे ज़्यादा बता दिया गया है, इसे कम, लेकिन ये ज़्यादा है तो इसलिए गलत हो जाएगा। अगला है, स्थलीय जैव विविधता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम हो जाती है। दोस्तों ये वाला कथन सही है बिल्कुल। जो स्थलीय जैव विविधता है भूमध्य रेखा से दूर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है? कम होती जाती है, क्योंकि
वर्षा भी कम होती जाती है। तो दोस्तों केवल 2 ऑप्शन इसमें राइट होगा, केवल 2 सही है, ऑप्शन बी राइट होगा। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। व्याख्या देख लेते हैं कि जैव विविधता जीवन में विभिन्नता का स्तर है। भूमध्य रेखा पर गर्म जलवायु और उच्च प्राथमिक उत्पादकता के कारण इसके निकट स्थलीय जैव विविधता सर्वाधिक होती है और ध्रुवों के निकट इसमें कमी होती है। स्थलीय जैव विविधता समुद्री जैव विविधता से 25 गुना अधिक है, याद रहेगा 25 गुना अधिक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल है? जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल किया गया है, तो पहला है बंगाल फ्लोरिकन। बंगाल फ्लोरिकन है वो लुप्त प्राय में शामिल किया गया है। छोटा जंगली उल्लू, ये भी लुप्त प्राय में शामिल किया गया है। साइबेरियाई सारस, जो साइबेरियाई सारस है ये भी लुप्त प्राय में शामिल किया गया है। लेकिन गौरैया जो है, गौरैया ये लुप्त प्राय में शामिल नहीं है। गौरैया कैसी है? ये लुप्त प्राय में शामिल नहीं है, याद रहेगा। इन तीनों को लुप्त प्राय में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 1, 2, 3, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1, 2, 3। आगे व्याख्या देख लेते हैं। IUCN प्रकृति संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ ग्लैंड स्विट्जरलैंड रेड डाटा बुक तैयार करता है। याद रहेगा IUCN है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। रेड डाटा बुक तैयार करता है। यह संकटापन्न प्रजातियों की सूची तैयार करता है। उदाहरणतः लुप्त प्राय संकटापन्न की सूची तैयार करता है। नाजुक, निकट संकटग्रस्त और न्यूनतम चिंतनीय जारी करता है। बंगाल फ्लोरिकन, छोटी जंगली उल्लू साइबेरियन और सारस उल्लू साइबेरियन सारस, पिंक हेडेड और डक आदि लुप्तप्राय पक्षी हैं। कौन कौन से? बंगाल फ्लोरिकन, छोटा जंगली उल्लू, साइबेरियन सारस, पिंक हेडेड और डक, ये क्या है? लुप्तप्राय पक्षी हैं। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची फर्स्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा जीव पूर्णतः संरक्षित नहीं है? इनमें से कौन सा जीव पूर्णतः संरक्षित नहीं है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, गैंडा है, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, ये सब कैसे है? ये पूर्णतः संरक्षित। लेकिन भौंकने वाला हिरण, जो भौंकने वाला हिरण है वो पूर्णतः संरक्षित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा हमारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां हैं जिनमें संरक्षण के अलग अलग मानदंड हैं। अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची सेकंड के खंड सेकंड अत्यंतिक संरक्षण प्रदान करते हैं, जैसे इनके तहत किए गए अपराधों को अधिकतम दंड के रूप में इंगित किया जाता है। भौंकने वाला हिरण अनुसूची थर्ड में है, जबकि अन्य अनुसूची फर्स्ट के तहत संरक्षित किए गए हैं। यानी कि ऊपर वाले 3 हैं वो अनुसूची फर्स्ट के तहत संरक्षित किए गए हैं और जो भौंकने वाला हिरण अनुसूची थर्ड में रखा गया है। अगला प्रश्न है, किसी हॉटस्पॉट को उष्णतम हॉटस्पॉट का दर्जा देने में इनमें से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? यानी कि कोई हॉटस्पॉट है, उसे उष्णतम हॉटस्पॉट का दर्जा देने के लिए कौन कौन से कारक क्या हैं उत्तरदायी हैं? पहला है स्थानीय कशेरुकी प्राणी, जो स्थानीय कशेरुकी प्राणी है ये हॉटस्पॉट का दर्जा देने में उत्तरदायी कारक है। अगला है स्थानीय पादप क्षेत्र अनुपात, ये भी इसमें कारक है, लेकिन उस हॉटस्पॉट की कुल उत्पादकता ये इसमें कारक नहीं है। आगे ये पांच प्रमुख कारक दे रखे हैं, उनको हम व्याख्या में देख लेंगे। यहाँ पर ये 2 देख लीजिए आप, तो ऑप्शन ए राइट होगा, 1 और 2 दोनों। आगे व्याख्या देख लेते हैं इसकी। आगे व्याख्या देख लेते हैं कि स्थानिकता के संदर्भ में कुछ हॉटस्पॉट में अन्य की तुलना में अधिक संपन्नता होती है। इस संदर्भ में 5 प्रमुख कारण हैं। क्या क्या कारण है? पहला है स्थानिक पादप, जो स्थानिक पादप है, स्थानिक कशेरुकी प्राणी, स्थानिक पादप क्षेत्र अनुपात, स्थानिक कशेरुकी क्षेत्र अनुपात और अवशिष्ट प्राथमिक वनस्पति। ये 5 कारण दे रखे हैं, अच्छे से इन्हें एक बार देख लीजिएगा और मन में बिठा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि 3 कथन दे रखे हैं और पूछा हुआ है कौन सा कथन सही है। चीरू जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली एक लुप्तप्राय प्रजाति है। क्या दे दिया? चीरू। चीरू जो कि तिब्बती एंटीलोप या चीरू का शिकार कहते हैं।
चीरू का शिकार कहते हैं। चीरू इसे तिब्बती एंटीलोप कहते हैं, यानी कि तिब्बत में पाया जाता है, ना कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और ये संकटापन्न प्रजाति हो गए हैं। कैसा है? जो चीरू जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली एक लुप्तप्राय प्रजाति है। दोस्तों यहाँ पर आ गया हमारा लुप्तप्राय। याद रखना ये कैसी है? संकटापन्न है। कैसी है? संकटापन्न है, ना कि लुप्तप्राय है। और ये चीरू इसे क्या बोलते हैं? तिब्बती एंटीलोप भी बोलते हैं। ये संकटापन्न है, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा है चीरू की महीन त्वचा शहतूश का उपयोग शॉल बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर बात करें इसकी महीन त्वचा नहीं होती, इसकी कैसी त्वचा होती है? मुलायम और गर्म ऊन। कैसी होती है? मुलायम और गर्म ऊन होती है, ना कि महीन त्वचा। ऊन होती है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। ये याद रखना, चीरू की मुलायम और गर्म ऊन का उपयोग शॉल बनाने में किया जाता है, ना कि महीन त्वचा का, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा है शहतूश के शॉल या साइट्स के अंतर्गत आते हैं। जो शहतूश के शॉल हैं वो साइट्स के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, जो शहतूश के शॉल बनते हैं वो साइट्स के अंतर्गत आते हैं। तो तीसरा कथन इसमें सही हो जाएगा। तीसरा कथन सही है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। व्याख्या के बारे में देख लेते हैं, प्रश्न के बारे में। तिब्बती एंटीलोप या चीरू का शिकार किए जाने के कारण संकटापन्न हो गए हैं। इनके मुलायम और गर्म ऊन के कारण इनका शिकार किया जाता है। याद रहेगा, ना कि महीन त्वचा का शिकार किया जाता है। इनके ऊन को शहतूश कहा जाता है और शॉल बनाने में इसका उपयोग होता है। साइट्स के तहत शहतूश के शॉल के व्यापार को अवैध घोषित किया गया है। जो साइट्स के तहत जो शहतूश के शॉल का व्यापार होता है उसे क्या किया गया है? अवैध घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हरा समुद्री कछुआ संसार के उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल कथन सही है ये वाला। कैसा है? हरा समुद्री कछुआ संसार के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। ऐसे ही देख लेना दोस्तों, ये यहीं पाए जाते हैं। अगला है, भारत में हरा समुद्री कछुआ आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के पास समुद्री तट और चट्टानी किनारों पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये बात करें, जो हरा समुद्री कछुआ है भारत में आंध्र प्रदेश में नहीं, अंडमान निकोबार, कहाँ? अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है। तो इसलिए ये वाला तो गलत हो जाएगा। याद रहेगा, अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, केवल एक सही है। व्याख्या में एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है, वो भी देख लेते हैं। भारत में हरा समुद्री कछुआ अंडमान द्वीप समूह और गुजरात में सौराष्ट्र के पास के समुद्री तट और चट्टानी किनारों पर देखने को मिलता है। याद रखना, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में देखने को मिलता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसके बारे में? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को घोर संकटग्रस्त CR घोषित किया गया है। इसके बड़े खतरे क्या हैं? यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इसके घोर संकटग्रस्त के बड़े कारण क्या है? तो इसके बड़े खतरे के कारण है प्राकृतिक आवास हानि एवं उनका क्षरण। दोस्तों इसके सही है, जिनके ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो प्राकृतिक आवास है उसमें हानि हुई है या उसको नष्ट कर दिया गया है। दूसरा है, इनका शिकार होता है। प्रत्यक्ष अवरोध बनाए गए हैं, जो प्रत्यक्ष अवरोध बनाए गए हैं वो भी इसका कारण है। तो दोस्तों इसमें तीनों कारण हो गए, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन में उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि GIB को घोर संकटग्रस्त प्रजाति CR में रखा गया है। आंकड़ों के अनुसार भारत में GIBS की संख्या लगभग 150 है। सर्वाधिक GIBS यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या लगभग 80 से 120 राजस्थान तथा लगभग 5 से 10 गुजरात में अनुमानित की गई है। राजस्थान में 80 से 120 है राजस्थान में, और 5 से 10 गुजरात में अनुमानित की गई है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में भी ये पाए जाते हैं, लेकिन हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु से पूरी तरह लुप्त हो चुके हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए खतरों में शामिल प्राकृतिक आवास हानि, क्षरण, शिकार और प्रत्यक्ष अवरोध है। तीनों अवरोध हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसी प्रजाति की विलुप्तता के लिए निम्नलिखित में कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं?
यानी कि कोई प्रजाति जो विलुप्त हो जाती है उसके कारण क्या क्या है। पहला है विस्तृत विस्तृत निचय। जो विस्तृत निचय है, विस्तृत निचय क्या है, विस्तृत निचय ये इसका कारण नहीं है, तो दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है खाद्य श्रृंखला में जीव जंतु की अवस्थिति। जो खाद्य श्रृंखला में जीव जंतु की अवस्थिति है ये इसका प्रमुख कारण है। आनुवांशिक परिवर्तनशीलता, जिनके आनुवांशिक है उनमें परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी इसका कारण है। दोस्तों 2 ऑप्शन सही हैं, 2 और 3 सही हैं, तो केवल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, व्याख्या देख लेते हैं पहले इसकी। विशिष्टता का स्तर अर्थात पारिस्थितिकी निकेत एक जटिल पहलू है। निकेत जितना ही विशिष्ट या संकुचित होगा प्रजाति लुप्त होने के दृष्टिकोण से उतनी ही सुवेद्य होगी। खाद्य श्रृंखला में किसी प्रजाति की अवस्थिति जितनी उच्च होगी यह आसानी से शिकार करने लायक लक्ष्य के लिए उतनी सुग्राह्य या संवेदनशील हो जाएगी। आनुवांशिक विविधता किसी प्रजाति के जीवित रहने और अनुकूलन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों ये इसमें इसकी व्याख्या हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कशेरुकी हैं, इनमें से कौन से कशेरुकी हैं? तो दोस्तों स्तनधारी मछली, पक्षी और सरीसृप ये कैसे हैं, कशेरुकी हैं या स्तनधारी हैं। स्तनधारी पक्षी, मछली, सरीसृप ये कशेरुकी हैं। और ये कीट और तारा मछली ये कैसे हैं, ये कशेरुकी नहीं है। दोस्तों इनके बारे में देख लेते हैं जरा इनकी व्याख्या। पहले इसका राइट आंसर देख लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन सी में दे रखा है, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। इसकी व्याख्या है कशेरुकी वह जीव है जिसमें आंतरिक रीढ़ की हड्डी होती है और हड्डियों में निर्मित कंकाल होता है। इनमें मानव भी सम्मिलित है। कुछ अन्य कशेरुकी प्राणी जैसे मछली है, उभयचर है, सरीसृप है, पक्षी है, प्राइमेट है, कृंतक है और मार्सुपियल है, ये कैसे हैं, कशेरुकी हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। पहला है उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी ये भारत में पाई जाती है। हॉक्सबिल सी टर्टल ये भी भारत में पाया जाता है। ढोल ये भी भारत में पाया जाता है। डोडो एक विलुप्त प्राय प्रजाति है, इसके भारत से संबंधित नहीं है। दोस्तों 1 3 4 ऑप्शन सी में देखा, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। व्याख्या में ख्याल दोदा बेटा दे रखा है। दोदा बेटा, दोदो एक विलुप्त प्रजाति है। कौन सी, दोदा है ना कि दोदा बेटा, दोदा है एक विलुप्त प्राय प्रजाति है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को प्रजातिगत संकट के बढ़ते क्रम में सजाइए। यानी कि प्रजातिगत संकट के बढ़ते क्रम में सजाइए। तो बढ़ते क्रम में सजाते हैं। बढ़ते क्रम में है, पहला आएगा हमारा इंडियन पीफॉल आएगा पहला, इंडियन पीफॉल। उसके बाद आएगा एम्परर पेंगुइन, फिर आएगा डुगोंग, फिर आएगा एशियन लॉयन। इस प्रकार ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। इनके क्रम व्याख्या में देख लेते हैं। व्याख्या में दे रखे हैं आराम से। इंडियन पीफॉल यह न्यूनतम संकटाग्रस्त है, यानी कि सबसे कम है। उसके बाद है एम्पर पेंगुइन ये संकटाग्रस्त के निकट है। अगला है डुडोंग, ये सुभेद्य है या वल्नरेबल है, फिर है एशियाई शेर, ये संकटग्रस्त है। ये इनके क्रम हो गए। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। भारत में IUCN द्वारा ली गई पहलों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? यानी कि IUCN ने पहल ली है, उनमें से कौन कौन शामिल हैं? तो कौन कौन उसमें शामिल है? तो दोस्तों जीविका और प्राकृतिक दृश्य रणनीति ये शामिल है। मानव और जैव मंडल कार्यक्रम ये इसमें शामिल नहीं है। ये यूनेस्को द्वारा शामिल है। किसके द्वारा? ये यूनेस्को द्वारा शामिल की गई है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर ये शामिल किया गया है। और मैग्रोव फॉर द फ्यूचर ये भी इसके द्वारा शामिल की गई है। 2 नंबर इसमें शामिल नहीं किए गए। ये मानव और जैव मंडल कार्यक्रम ये यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है।
जीविका और प्राकृतिक दृश्य रणनीति, प्रोजेक्ट टाइगर और मैग्रोव फॉर द फ्यूचर, ये इसमें शामिल किया गया है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। मानव और जैव मंडल कार्यक्रम का संचालन यूनेस्को द्वारा किया जा रहा है, अतः विकल्प डी सही है हमारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हंगुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है हंगुल के बारे में? पहला है, हंगुल दक्षिण भारत में पाए जाने वाला एक प्राणी है। कैसा? हंगुल दक्षिण भारत में नहीं, ये कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ? कश्मीर में पाया जाता है हंगुल। कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में, ना कि दक्षिण भारत। तो पहला गलत हो जाएगा। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल से संबंधित है, तो दोस्तों एकदम सही है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? असम में, और ये हंगुल से संबंधित है। अगला है, आवास के विनष्ट होने, घरेलू मवेशियों की अतिशय चराई और अवैध शिकार के कारण हंगुल खतरे में है। क्या है? खतरे में है, और खतरे का नाम क्या है? ये अति संकटग्रस्त है। कहते हैं अति संकटग्रस्त हैं। कैसे हैं? अति संकटग्रस्त हैं, याद रहेगा, अति संकटग्रस्त हैं। तो दोस्तों 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन किस में दे रखा है? 2 और 3 बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के 36 प्रश्न। 36 प्रश्न हमने पूरे कर लिए, और मैं व्याख्या सहित हमने 36 प्रश्नों को पूरा कर लिया है। तो अगली क्लास में हम 37 नंबर प्रश्न से आपके साथ अगली क्लास में लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।